हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबी कोचिंग सेंटर में। हम लोग यहाँ पे क्लास 12th के रसायन विज्ञान के प्रीवियस ईयर पेपर का सलूशन देखने जा रहे हैं, जिसमें जो आपके पहले एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे 2023 में जो पेपर आए हैं, 2022 में जो पेपर आए हैं, उन पेपर का सलूशन देखेंगे। और आप सभी को पता है कि ये पेपर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इनके प्रश्नों को देख के जाना तो एक तरीके से अनिवार्य है हर एक अभ्यर्थी के लिए। तो इस पूरे का सलूशन देखेंगे, एक अच्छी प्लेलिस्ट बनाएंगे यहाँ पर, जिसमें आपको लगभग जो भी प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सब का सलूशन मिलेगा आपको। ज़्यादातर सेट्स मैं यहाँ पर करा दूंगा आप लोगों को एग्जामिनेशन से पहले, तो आप लोग हो सके तो इसको फॉलो करिए चैनल को। और पहले तो इसका सलूशन देखते हैं। बहुत ढंग से, बहुत कायदे से इन चीज़ों का एक एक चीज़ों को समझ के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं आपकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे जो दे रखा है स्टार मार्क कर दिया है, और इसमें बोला गया है कि जो स्टार मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनको हमें छोड़ देना है, क्योंकि इस बार वे सिलेबस से बाहर चले गए हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। ये पहले ही चैप्टर से था, केमिस्ट्री के ठोस अवस्था जो पहला चैप्टर था उससे है, लेकिन इस बार सिलेबस में नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं। अगला देखिए, लिखा है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। आप खुद ही सोचिए, 200 ग्राम का विलयन है और 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाला ग्लूकोज इसमें मिला हुआ है, तो उसकी कितनी मात्रा होगी। तो आप 200 का सीधे सीधे 10% निकाल दीजिए, जो कि 20 आएगा। ये तो सबको पता है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने सलूशन दे रखा है, आपको ज़्यादा सही से समझ आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि विलयन की मात्रा, तो विलयन की मात्रा कितनी है, 200 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत इसका कितना दे रखा है, 10%। तो ग्लूकोज की मात्रा हमें निकालनी थी, है ना। तो इस 200 का 10% निकाल दीजिए, तो 200 और गुणे 10 की जगह 10, और ये जब प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 आ जाता है। तो बटे में 100 आ गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसके 2 का 10 में गुणा किए तो 20 ग्राम आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे पहला ही दे रखा है क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 3 इसका 20 ग्राम, जो कि सही है। ठीक, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि एक अभिक्रिया के लिए, ये क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान दिया है 2.3 गुणे 10 के घात -5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो आप ये पता कैसे लगाओगे, जैसे ये तो अंक दिया है, तो अंक के आधार पे आप कैसे पता लगाएंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसे पता लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप वेग स्थिरांक के मात्रक को देखिए। ठीक है, जैसे वेग स्थिरांक k है, तो k का मात्रक इसमें क्या दिया है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो कि क्या है, जो कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को दिखाता है। किस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, तो आप लोग इसको पूरा डिटेल में समझिए। मैंने डिटेल में यहाँ पे इस पर शॉर्ट नोट्स भी बनाया है, तो उससे समझिए। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक की अगर बात करेंगे, तो इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स बटे सेकेंड गुणे 1 बटे मोल लीटर इनवर्स और इसके घात 0। क्यों, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इसके घात 0 करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, किसी भी चीज के घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ये पूरा जो मोल लीटर इनवर्स है ना, इसका मान हो जाएगा 1, तो 1/1 हो जाएगा। ये 1/1 का मतलब 1 होता है, और 1 का इससे गुणा किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो इतना ही रह जाएगा। ये आपका बनेगा मोल लीटर इनवर्स, और ये सेकेंड है तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। यस जो है टाइम सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स हो गया। तो इसी को हमने लिखा है मोल लीटर इनवर्स। तो देखिए, ये मोल है, ये लीटर इनवर्स है, ये 1/सेकेंड है, इसलिए सेकेंड इनवर्स यहाँ पे लगा दिया गया। कैसे हो रहा है आप लोग देखो, जैसे क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि 1/a अगर दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इनवर्स, है कि नहीं। जैसे
ये दिया है 1/A, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स। ऐसे 1/B दिया है, तो इसको B के पावर -1 हम लोग लिखते हैं, ये मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा है। इसी तरीके से देखिए आपको दिया है मोल और लीटर पे -1 और बटे में सेकेंड, है ना। तो अगर इसको अलग करें हम, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तो ये हो जाएगा मोल और लीटर पे -1, ये तो यही रह रहा है ऊपर वाला, और गुणे में हम लिख सकते हैं 1/S लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये बटे में है। तो अगर इसको सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, तो 1/S आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। और जैसे हमने 1/B को B इनवर्स लिख दिया, वैसे 1/S को क्या लिखेंगे, S इनवर्स। ठीक, तो देखिए इसी तरीके से शून्य कोटि का जो अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान है वो बनेगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, है ना। फिर आते हैं प्रथम कोटि की अवक्रिया। प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए ये आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए देखिए यही बनेगा मोल लीटर इनवर्स बटे सेकेंड, ये तो रहा, और गुणे 1/मोल लीटर इनवर्स। और इसके घात देखिए, जब ये शून्य कोटि की अवक्रिया था तो शून्य लिखा, जब प्रथम कोटि की अवक्रिया है तो क्या लिखेगा, 1। अब आप खुद देखिए, ये पूरा एक तरीके से हम देखें, ये पूरा मोल लीटर इनवर्स और ये पूरा मोल लीटर इनवर्स, इसके घात 1 इसको लिख सकते हैं आराम से, या इसके घात 1 है तो 1 का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, इतना ही रह जाएगा ये अंक। तो इस अंक को इससे पूरा पूरा काट सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स पूरा पूरा कट गया, तो बचेगा क्या, 1/S। तो 1/S, तो इसको सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, है ना। तो अगर वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स दिया है तो अवक्रिया कैसी होगी, प्रथम कोटि की होगी। और वेग स्थिरांक का मात्रक ये दे रखा है तो अवक्रिया शून्य कोटि की होगी। इसी तरीके से देखते हैं अगला हम लोग द्वितीय कोटि की अवक्रिया। द्वितीय कोटि की अवक्रिया के बराबर होता है यही मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड रहा, ये जो ऊपर लिखे हैं शुरू से ही वो चीज लिखते आ रहे हैं ना, और गुणे में 1/मोल लीटर इनवर्स। और चूंकि ये द्वितीय कोटि की अवक्रिया है इसलिए यहाँ पर घात हमने ले लिया 2। ठीक, अब देखिए इस पूरे से इसका एक घात, इसमें चूंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 1 है, तो 1 तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, मोल लीटर इनवर्स बचेगा, है ना। अब देखिए 1/सेकेंड बचा, आप खुद ही देखिए 1/मोल है ना। अब ये तो कट गया, कटने के बाद आपका क्या बचा, 1/मोल लीटर इनवर्स। तो 1/मोल को आप क्या कहेंगे, मोल इनवर्स, है ना। लीटर चूंकि पहले से इनवर्स है तो किसी पे माइनस घात हो ऊपर जाता है तो प्लस घात हो जाता है, आपको पता है। तो -1 ऊपर जाके लीटर पे +1 हो जाएगा, और 1 को नहीं लिखते हैं जब धनात्मक हो, तो 1 को छोड़ दिए। और ये देखिए 1/S है, 1/S आपका क्या बनेगा, सेकेंड इनवर्स, तो ये बन गया आपका सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब लीटर को सामने ले लीजिए, तो लीटर, मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये आया। क्या है ये द्वितीय कोटि की अवक्रिया का मात्रक है। ठीक है, अब इसके इस आधार पे आप क्वेश्चन को देखिए एक बार, अभी एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। ये भी है लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, है ना। और ये भी देखिए कितना आया था हम लोगों का, लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो जब ये दोनों सेम है यहाँ पे, लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, तो इससे कंफर्म हो रहा है कि द्वितीय कोटि की अवक्रिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्षारक जो आरएनए में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और यूरासिल, है ना। आरएनए में जो नहीं पाया जाता है, तो सबसे पहले तो आरएनए डीएनए में कौन कौन से क्षारक होते हैं यही समझ लेते हैं, आसानी होगी। और पढ़ लीजिए आप लोग डिटेल में एक बार। देखिए आरएनए में जो क्षारक होता है उसका नाम है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, है ना। इसमें कहीं थाइमिन है, कहीं नहीं है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल है, कहीं भी इसमें थाइमिन नहीं है। जबकि हमारे प्रश्न में देखिए दिया है यहाँ पर थाइमिन, है ना। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है कि आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं पाया जाता है। इसी तरीके से डीएनए को भी आप एक बार देख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। यहीं पर मैंने लिख दिया है कि डीएनए में क्षारक क्या होते हैं। तो देखिए डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 रहते हैं।
ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, एक सेकेंड, हाँ देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है यहाँ पर, कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है। तो इस अपक्रिया को यहाँ पे आप लोग ये मत सोचिए कि बहुविकल्पी दे दिया है तो अगली बार नहीं देगा, ठीक है। कैनिजारो अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी परिभाषा याद रखिए, इससे संबंधित समीकरण भी याद रखिए, क्योंकि इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, सबसे पहले तो कैनिजारो अपक्रिया बोला है, प्रदर्शित कौन करता है इसमें से, तो हम पहले यही देख लेते हैं कि कैनिजारो अपक्रिया होती क्या है, रिएक्शन क्या बनते हैं, उसके बाद इसमें से आंसर निकालना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही एक्सप्लेन करके रखा है चीज़ों को, तो आप लोग हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि याद करने में आसानी हो बाद में। देखिए, कैनिजारो अपक्रिया, एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर स्व ऑक्सीकरण व अपचयन की अपक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इस अपक्रियाओं में एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में जबकि दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखिए, किसका भाई, इस अपक्रिया में एल्डिहाइड का है ना, एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में और दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो देखते हैं, इससे संबंधित रासायनिक समीकरण पहले देखते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखिए, ये अगले पेज पे है, पेज पलटते हैं। देखिए, ये बेंजल्डिहाइड है। अच्छा, ये सब चीज़ों को देख के ना, ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं होता है, बहुत आसान है। देखिए, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, और आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं कि CHO क्या है, एल्डिहाइड को दिखाता है ना। तो जब बेंजीन रिंग से CHO जुड़ गया तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया, तो इसका नाम देखिए बेंजल्डिहाइड लिख दिया है ना। ये क्या है, बेंजीन रिंग है, और ये आपका एल्डिहाइड समूह है, तो बेंजीन और एल्डिहाइड जुड़ के क्या बना, बेंजल्डिहाइड। इसको NaOH के साथ गर्म किया गया। तो देखिए, यहाँ पे CHO जो था है ना, इस NaOH से इसमें से जब रिएक्ट किया है CHO, तो ये बनाया आपका CH2OH, ठीक, इन्होंने बना दिया CH2OH, जिसे अब देखिए लास्ट में इसमें OH आ गया। जिसमें OH रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो ऑल समूह आ गया तो ये एल्कोहल हो गया। तो ये बेंजीन रिंग है और ये एल्कोहल आ गया इसमें, तो इसको बेंजील एल्कोहल बोल दिया गया। और इसमें COOH आया होगा, COO, हाँ यहाँ आप देखते हैं COON आया है, ठीक है, यहाँ लास्ट में। तो ये तो आपका हो गया बेंजीन रिंग, और इससे जुड़ गया COON, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट। Na जो आ गया, ये वाला सोडियम जो है Na, वो यहाँ पे आके ऐड हो रहा है, तो COONA आ गया, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। तो देखिए, बेंजल्डिहाइड है जो एल्कोहल में और सोडियम बेंजोएट में उत्पाद प्रदान करता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कैनिजारो अपक्रिया, ठीक। तो आप परिभाषा भी याद रखें और साथ साथ ये समीकरण भी, क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, बोला है कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करता है, तो ये देखिए बेंजल्डिहाइड, अभी समीकरण में दिखाते हैं आपको। देखिए, यहाँ ऊपर समीकरण में लिखा है ना बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड प्रदर्शित करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए, लिखा है कार्बिल इमीन क्रिया देता है। मतलब ये जो चारों हैं, इसमें से कौन ऐसा है जो कार्बिल इमीन क्रिया देता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना। सबसे पहले तो ऐसा है कि आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कार्बिल इमीन अपक्रिया होती क्या है, आप इसको बताइए, है ना, स्पष्ट करने के लिए। तो देखिए, इसका डिटेल में मैंने कर रखा है यहाँ पर, समझते हैं, जब पढ़ ही रहे हैं तो ठीक से पढ़ा जाए, है कि नहीं। देखिए, यहाँ पे है कार्बिल इमीन अपक्रिया, जब एलिफैटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक इमीन क्लोरोफॉर्म व एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ भाई, क्लोरोफॉर्म व एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ
कार्बिल इमीन बनाती हैं, जिसे कार्बिल इमीन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। इसमें देखिए एलिफैटिक तथा एरोमेटिक दोनों आ सकते हैं। ठीक, एलिफैटिक एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। तो यहाँ पर देखिए ये आर है, आर क्या है, आर एलिफैटिक प्राथमिक एमीन को दिखा रहा है। तो आर NH2 और फिर CH3Cl। CH3Cl क्या है भाई, ये क्लोरोफॉर्म है। ये एलिफैटिक प्राथमिक एमीन, ये है आपका आर NH2। CH3Cl आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म है, प्लस KOH। KOH को आप जानते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसके साथ गर्म करेंगे आप तो RCN बनेगा। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन, और साथ साथ इसमें KCl भी बनेंगे, पोटेशियम क्लोराइड और H2। ठीक, इस पूरे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि जानना आसान ही है, देख लेते हैं फिलहाल। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि कार्बिल एमीन क्रिया देता है कौन भाई, CH3NH2 या CH3 का होल थ्राइस N, या फिर CH3 का होल ट्वाइस NH, या C2H5 का होल ट्वाइस NH, है ना। तो देखते हैं, आप देखिए ये इसको R बोलोगे आप, CH3 जो है ना R, ये R है। R क्यों, हम किसको बोलते हैं, एल्किल ग्रुप को। जो एल्केन होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, है ना। इसमें से अगर आप दो को निकाल दो, दो कह रहे हैं, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड में मैं क्लियर देता हूँ। देखें ये पेज गिर गया था, यहाँ देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यही था R होता क्या है सबसे पहले, तो R एक एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह कहा जाता है R को। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, तो n इक्वल टू, अगर इसमें 1 रखा जाए हम लोग तो हो जाएगा C1 और H 2 × 1 धन 1 हो जाएगा ना। अब आगे देखिए आप, तो ये क्या बनेगा, 1 को नहीं लिखते हैं तो ये C हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा CH3 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो ये, और इसी तरह अगर 2 रखें तो कितना बनेगा C2, यहाँ पर 2 रखेंगे तो C2, और 2 दूनी 4 और 1 5, तो C2H5 ये बन जाएगा। तो ये R है। ठीक है, R का मतलब एल्किल समूह है। अब सवाल में देखिए, यहाँ पे हम देखे हैं ये चीज, एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है ना RNH2, तो R की जगह आप यहाँ देखेंगे तो आराम से आपको क्लियर समझ आ रहा है कि R जो है वो CH3 है या C2H5, इनमें से कोई सा भी R बन सकता है। ठीक, तो देखिए प्रश्न में हमारे क्या दे रखा है भाई, प्रश्न में दे रखा है CH3NH2, तो CH3R हो गया और NH2 क्या हो गया, एमीन हो गया। तो ये प्राथमिक एमीन है, नहीं एरोमेटिक एलिफैटिक प्राथमिक एमीन है, जो कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया देगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, ये है, ये तो कट गया है, फिर ये है, ये भी स्टार मार्क कर दिए, तो इसे भी नहीं करना है। आगे देखते हैं, किसी विलयन की चालक की तनुता के साथ क्यों घटती है। ये बढ़िया सवाल है, याद करने की बात नहीं है, तो थोड़ा बहुत आप समझे रहो तो आराम से लिख सकते हो। लेकिन खैर यहाँ पे मैंने इसका भी रिटेन में लिख रखा है, आप इसको भी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बोला है विलयन की चालकता विलयन में के एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता होती है। तनुकरण पर प्रति एकांक आयतन आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता भी घटती है। ठीक है, आप इसको पढ़ के याद कर लीजिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि तनुता बढ़ाने पर चालकता क्यों घटती है। ठीक है, तनुता के साथ चालकता घटती क्यों, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस पेज पर ध्यान से देखिए। जैसे क्या होता है ना, कोई भी जब जलीय विलयन होता है, यहाँ देखिए मैं एक बीकर ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है,
और इसमें देखिए ये मान लीजिए लिक्विड है, ये कोई द्रव है, द्रव के अंदर आपने क्या किए हैं, कुछ आयन डाल रखे हैं। आपको एक चीज पता होगा कि विद्युत का चालन द्रव में आयन द्वारा होता है। द्रव में किसके द्वारा होता है, आयन के द्वारा, और ठोसों में तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आयन द्वारा होता है और ठोसों में इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है कि आयनों की मात्रा जितनी ही ज्यादा रहेगी उतना ही क्या होगा, धीरे 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 इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ेगा। मान लीजिए इसमें अगर हम 10 ग्राम नमक डाल दें, कितना, 10 ग्राम, ठीक है। अब 10 ग्राम इसमें NaCl डाल दीजिए, क्या चीज, NaCl। तो इसी आयतन में ये फिक्स एक वॉल्यूम बन गया। इस आयतन में 10 ग्राम NaCl है ना, तो 10 ग्राम NaCl जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, मतलब विद्युत का चालन होगा, क्योंकि NaCl किस में टूट जाएगा, Na+ में और Cl- में। तो ये दो आयन बन जाएंगे, यही दोनों आयन इसमें विद्युत का चालन करेंगे। अब तनुता बढ़ाना है। तनुता बढ़ाने का मतलब होता है कि आयतन इसका बढ़ा दीजिए। तो मान लीजिए इस बर्तन को यहाँ तक कर दिया जाए, तो इतना और पानी इसमें भर जाएगा, है कि नहीं। इतना और जल जब भर जाएगा इसमें, तो फिर तो आप खुद ही सोचो, पहले इतना ही दूर में 10 ग्राम घुला हुआ था, अब पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 ग्राम घुला है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो अब जब वाटर ज्यादा इसमें डाल देंगे तो उस हिसाब से जितना पहले आयन थे उसके तुलना में तो कम हो गए, है कि नहीं। तो आयनों की संख्या आयतन बढ़ने पर क्या होगा, घट जाएगा, और जितना ही आयनों की संख्या कम होगी उतना ही चालकता भी कम आएगी। बात समझ गए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो वही है कि विलयन की चालकता, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता होती है। तनुकरण पर होता क्या है, आयतन में आयनों की संख्या घटती है, समझे। अब जब आयन ही कम हो जाएगा तो चालकता अपने आप घट जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन का आपको डेफिनेशन दे दिया गया। अब देखिए ग वाले में ना दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 298 केल्विन ताप पर 0.20 मोल KCl विलयन की, मोलर KCl विलयन की चालकता 0.248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात की। ये तो आसान सा है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के तहत हम लोगों को इसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। टाइम बचाने के लिए पहले से सॉल्व किया है, अब फिर भी वीडियो आप लोगों की लंबी होती जा रही है। मैं ये कोशिश कर रहा था कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर, पूरा एक प्रश्न पत्र का सलूशन आ जाए, लेकिन देख रहे हैं समय इतना हो लग रहा है इसको एक्सप्लेन करने में। चूंकि पेपर भी 3 घंटे का है तो शायद 2 पार्ट में एक वीडियोस मैं डालूंगा, एक जो प्रैक्टिस सेट है उसके सलूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ देख लीजिए आप लोग दूसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिख रखा है स्पष्ट कि 298 पर इसकी मोलरता कितनी दे रखी है, 0.20। तो यहाँ देखिए मोलरता 0.20 आ गया, ठीक। अब विलयन की चालकता, तो चालकता के बराबर कितना है, 0. अच्छा एक तो ना इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसके प्रिंट में क्वेश्चन पेपर के यहाँ पे 0.0248 होगा, ठीक है। हालांकि 0.248 कर दिया है ये, और आपको क्या लिखना है, 0.0248। देखिए मैंने सोल्यूशन करते टाइम यहाँ पे लिया है, क्योंकि इसका आंसर मैच नहीं हो रहा था। फिर मैंने चेक किया कि भाई ऐसी क्या समस्या आ रही है, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा इसके डेटा में प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको 0 लेना है। तो हो गया 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। आपको निकालनी क्या है भाई, मोलर चालकता। और देखिए मोलर चालकता बराबर होता है, मोलर चालकता बराबर होता है चालकता गुणे 1000 बटे मोलरता, है ना। अब उसमें देखिए, अब हम जानते हैं कि चालकता जो है कि मोलर चालकता को लैम्डा m से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा m हो गया
चालकता को K से डिनोट करते हैं तो K आ गया, ये 1000 हो गया और मोलरता के लिए 0.20 हो गया। आगे देखिए लेमडा एम, अब K की वैल्यू यहाँ ऊपर रखिए कितना 0.0248, तो वही देखिए 0.0248। एक्चुअली हम पहले 0 नहीं लिए थे क्योंकि क्वेश्चन में वैसा ही दिया था, ठीक है। फिर बाद में जब आंसर नहीं बना तो मैं क्वेश्चन को ध्यान दिया तो मुझे पता चला अच्छा यहाँ पे 0 होना अनिवार्य है। आगे देखिए ये तो K की वैल्यू हो गई, ये 1000 हो गया और ये M का मान हो गया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, देखिए इधर कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो है ना, तो इधर से 0.3 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 अंक जाएगा, तो 1 0 का 1 2 और 1 ये कितना आ जाएगा 4, 1 2 3 अंक बाद यानी इतना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24.8, तो ये हो गया 24.8 बटे 0.2 है ना। एक अंक और दशमलव दोनों पक्षों का अगर हटा दिया जाए तो ये बनेगा 248 और इसका एक अंक हट जाएगा तो 2.0 आएगा, और 0.0 का कोई मतलब नहीं है तो केवल 2 रह जाएगा। तो 2 से जब 248 काटोगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 है ना, तो 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। बात समझ आई? ठीक, वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर घ कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है N2O5 जो गैस है और ये 2NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये अभिकारक है, ये उत्पाद बन रहा है कब भाई 310 केल्विन ताप पर और N2O5 में, ठीक है। अब देखिए आप लोग, इसने बोला है इसकी प्रारंभिक सांद्रता ये दे रखी है आपको 1.24 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। सॉरी आपको दिखा नहीं, मैं वापस से देखता हूँ। देखिए इसकी प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है 1.24 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। इस सवाल को मैंने सॉल्व भी करा तो यहाँ पे आपको भी दिखाई देते हैं साथ साथ। देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि प्रारंभिक सांद्रता इतना है 1.24 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। मैंने यहाँ पे वही लिखा 1.24 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। आगे देखिए जो 30 मिनट के पश्चात, 30 मिनट यानी टाइम कितना दे रखे हैं 30 मिनट के पश्चात, और बाद में सांद्रता कितनी हो जा रही है तो 0.20, ये बाकी अंदर लिखा मैं यहाँ पे लिख दिया, देखिए 0.20 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। और ये log 10 पे ये 6.2 log 6.2 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 0.7924, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक मतलब K का मान निकालना है। अब देखिए प्रथम कोट क्या है ना, देखते हैं इसका। वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है K बराबर ये 2.303 अपॉन T2 - T1, ठीक है, T2 - T1 log R1 अपॉन R2, ठीक है। मतलब जो इनिशियल है रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट क्यों नहीं लिखे हैं क्योंकि 30 मिनट बाद अभी भी सांद्रता इतनी बची है उसकी, पूरे तरीके से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये रिएक्टेंट पहले था और ये रिएक्टेंट कब है, बाद में है। तो देखिए K बराबर ये हो जाएगा 2.303 और T2 का मान आपका दे रखा है 30, तो आप 30 रखेंगे। और जब अब क्रिया शुरू हुई उस टाइम का समय क्या था तो 0 एज्यूम करेंगे, तो T1 को 0 कर दिया और log R1 का मान आप देखिए कितना दिया 1.24 दे रखा है ना, क्लियर। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर रख लिया, तो ये आ गया 1.24 × 10⁻² और R2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे है 0.20 × 10⁻²। आगे देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये तो जो अंक दिया है वही रह गया, 30 से 0 घटाएंगे तो 30 ही आएगा, log है तो log ही रहेगा। अच्छा ये 10⁻² से 10⁻² कट गया, ठीक है, और एक अंक दशमलव इसका शिफ्ट कर दिए और एक अंक इसका शिफ्ट कर दिए, एक अंक हटाएंगे इसका कितना हो जाएगा 12.4, ठीक, एक अंक इसका हट जाएगा तो यह आ जाएगा 2। अब देखिए जब 30 से इसको भाग दिया गया इसमें तो आया 0.07676,
ठीक है। और उसके बाद क्या था, लॉग, तो लॉग रखे हम, 2 से भाग करिए 12 को 6, और 2 से भाग करिए 4 को तो 2 आएगा। अब ये जो अंक है उसी को हमने यहाँ पर लिख लिया, और लॉग 6.2 का मान सवाल में दे रखा है, 0.7924, तो इसको लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आंसर बना इतना मिनट इनवर्स। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए भाई, ये आप लोग समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं चीज़ों को फिर से सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्योंकि जो भी पढ़ना है बहुत ढंग से पढ़ना है, इसीलिए काफ़ी टाइम ले लेके चीज़ों को समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग आगे प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा का क तो पूरा छोड़ देना है, स्टार मार्क्स लगा है, ख भी छोड़ दीजिए। ग पे आते हैं। ग क्या दिया है भाई, द्विदंतुर और उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक के एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए, हमने बेहतरीन डेफिनेशन लिखा है इसका। आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट अगर पॉसिबल हो तो ले लीजिए। और वैसे भी मुझे पता है जो भी बच्चे पढ़े हैं वो एक तरीके से, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लिगेंड कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, खैर हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, द्विदंतुर लिगेंड होता क्या है, वे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं तथा यह 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों को केंद्रीय धातु परमाणु को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, CH2NH2, CH2NH2, इसका नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन है ना। तो सेंट्रल एटम इससे भी जुड़ सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु इससे भी जुड़ सकता है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विदंतुर लिगेंड। ऐसे इसमें भी देखिए, COO पे माइनस और COO पे माइनस, इसको ऑक्सैलेट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए, ये भी यहाँ से भी केंद्रीय धातु परमाणु जुड़ सकता है और यहाँ से भी जुड़ सकता है, 2 जगह से जुड़ सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलना है, द्विदंतुर लिगेंड बोलना है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी में दिया था उभय दंतुर लिगेंड, वह लिगेंड जिनके पास 2 या अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं परंतु संकुल बनाते समय यह केवल एक ही परमाणु का उपयोग करते हैं, उसे उभय दंतुर लिगेंड कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे इसके देख लीजिए, NO2 है, इसी को यहाँ ना ओपन करके लिखा है ONO। ठीक, और फिर ये CN है, इसमें क्या है ना, इस O से भी केंद्रीय धातु परमाणु जुड़ सकता है और इससे भी जुड़ सकता है। यहाँ पे C और N से, C से भी केंद्रीय धातु परमाणु जुड़ सकता है, N से भी जुड़ सकता है। ठीक है, ये कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों साइड से कहीं से भी जुड़ सकता है, इसीलिए इसको बोला है उभय दंतुर। लेकिन एक चीज इसमें कंफर्म है कि जुड़ेगा एक ही, चाहे इधर से जुड़ जाए चाहे इधर से जुड़ जाए। ऐसे इसमें भी है, चाहे इधर से जुड़ जाए चाहे इधर से जुड़ जाए, दोनों तरफ से नहीं जुड़ेंगे, जोड़ेंगे एक ही तरफ से। इसीलिए देखिए इसमें लिखा होगा, अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं 2 से अधिक, परंतु संकुल बनाते समय यह केवल एक ही परमाणु का उपयोग करते हैं। ठीक ना, मतलब एक ही तरफ से जुड़ेंगे। हाँ, ये जरूर है कि किसी भी साइड से वो जुड़ सकते हैं, इसीलिए इनको उभय दंतुर बोला गया। चलिए भाई, ये तो हो गया हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है डी ग्लूकोज, है ना, तीसरे का हम लोग कर रहे थे। इसमें अगला क्वेश्चन क्या बोला है, घ में डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे वो भी बना रखा हूं मैं। देखिए, ये आपका डी ग्लूकोज है, ये डी फ्रक्टोज है। आप जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, है ना। और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है भाई, C6H12O6। दोनों एक ही होते हैं, लेकिन दोनों की संरचना अलग अलग होती है, इसीलिए बोला है कि संरचना बनाइए। देखिए, ये CHO है, इसमें ना ये 6 कहाँ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मैं आपको काउंट करा देता हूँ। देखिए, जितने भी ज्वाइंट है ना, ये हर जगह एक एक कार्बन है इस पे। ठीक है, और एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक इधर 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 इधर, चारों साइड बॉन्ड बना के बैलेंस से उसके सेटिस्फाइड है। तो देखिए, एक कार्बन ये हो गया, एक इस कोने पे 2,
एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। इस तरीके से C कितने मिल गए आपको? 6 मिल गए। अब आप हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 और ये 2 12, तो C6H12 आ गया ना। अब O6 भी आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बन गया है ना। तो ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें CHO रहता है ऊपर और इधर H और OH रहता है, ठीक है। अब आते हैं डी फ्रक्टोज पे। डी फ्रक्टोज में भी देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, ऊपर क्या था? एल्डिहाइड ग्रुप था, इसमें CHO, और इसमें क्या है? CH2OH है ना। और यहाँ पे इसमें H और OH जुड़ा था, जबकि यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हुए ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक। आगे देखते हैं, बाकी यही है OH OH, इसको भी देख लीजिए। इसमें भी ना आप काउंट कर लीजिएगा आराम से, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ वहाँ पे कार्बन है, ठीक। तो इसमें भी कार्बन आपको 6 मिल जाएंगे, नाइट्रोजन 12 मिल जाएंगे, ऑक्सीजन 6 मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चों को पढ़ाया जाता है मोनोसैकराइड, तो वो अक्सर ये पूछ लेते हैं कि सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का तो सूत्र एक ही है, तो ये अलग अलग कैसे हुआ, अलग क्यों कहते हैं? तो अलग भाई इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अलग है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अलग है, संरचनाएं अलग अलग हैं, इसलिए नाम उनको अलग दिया गया है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें इसी सेट में जो बचे हुए बाकी के क्वेश्चन है, ये चौथा है, पांचवा है, छठवां है, बस एक ही है, 4 5 6, इन सबको पार्ट 2 के अंदर, इसी वीडियो के पार्ट 2 के अंदर हम लोग देखेंगे, है ना। इस सेट का एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ये तो है। आप लोगों के लिए पूरा सलूशन दिया जाएगा यहाँ पे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हाँ, जो भी मैं करा रहा हूँ बहुत कायदे से करिए। आप केवल 10 प्रश्न पत्र अगर अच्छे से तैयार कर लेना है, तो उसमें से ही ज़्यादातर चीज़ें जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं उनके मिलने की संभावना है, ठीक। और वैसे भी रसायन विज्ञान एक आसान विषय है, बस एक समझ की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।